देश में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट को लेके काफी डिस्प्यूट और डिबेट रहा। आखिरकार ये डिबेट और डिस्प्यूट क्या था, आज इसी के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नए सीईसी की अपॉइंटमेंट के बाद काफी सारा डिबेट रहा, डिस्कशन और डिस्प्यूट रहा कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गलत तरीके से की गई है। आखिर ये क्या था, आइए इस चीज को समझते हैं। देखो, इसको समझने से पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की समझ होनी चाहिए कंप्लीट, क्योंकि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। उसमें आज का पॉलिटी का लेक्चर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ही रहेगा, जिसमें हम डिस्प्यूट को भी कवर करेंगे। आइए समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब क्वेश्चन आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी ये कौन सी बॉडी होती है? देखिए, सिंपल याद रखना, जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर रखी गई हो, मींस उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर जो है अंडर आर्टिकल और पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके उस बॉडी को बनाया जाता है। उस बॉडी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाता है, कहा जाता है। तो आर्टिकल जो 324 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए कहा जाता है। अब इसका काम क्या रहता है? ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको समझा दिया, लेकिन ये परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका काम रहता है टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आ जाती है, मींस कि ये इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इनको किसी एक्सटर्नल, किसी गवर्नमेंट का प्रेशर या किसी और तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा भारत में होता है? ये तो आप सोच सकते हो अच्छे से, लेकिन हम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। आप इसको समझना ध्यान से, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब जब बात आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये इलेक्शन किन किन की, किस किस बॉडी के, किन किन बॉडी के इलेक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट के इलेक्शन। जो काम इनका रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का काम रहता है कि पहले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाना। अब पार्लियामेंट में बोथ द हाउस आते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा के और लोकसभा का, दोनों के इलेक्शन करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे कराते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, उनके भी इलेक्शन जो है ईसीआई ही करवाती है। थर्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होता है एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होता है, उनके इलेक्शन भी जो है ईसीआई ही करवाता है, मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको याद रखना है कि चार जो बॉडीज हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ये याद रखना है आपको फ्रेंड्स। लेकिन अब बात आती है यहां पे कि बाकी जो इलेक्शन जो है, जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, उसके लिए भी आपको याद रखना है कि वो ईसीआई नहीं करवाते, वो स्टेट में एक सेपरेट से, वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना म्युनिसिपैलिटी के और पंचायत के इन द स्टेट, और ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसको इंडिपेंडेंट के तौर पे ही, इंडिपेंडेंस के तौर पे ही रखती है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका कोई प्रेशर नहीं होता है। स्टेट में जो दो बॉडीज है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, आपको सिंपल याद रखना है कि उनके इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट में एक बनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे और स्टोरी समझो कि पहले सिर्फ यही बॉडी थे फ्रेंड्स, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो है 73rd अमेंडमेंट में लाया गया था फ्रेंड्स। जो रीजन है इसके पीछे, ये बाद में लाया गया था, तभी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सेपरेट से बॉडी बनाई गई। ये उस समय म्युनिसिपैलिटी और पंचायत नहीं थे, देयर इज अ डिफरेंस। तो आपने ये समझना है कि फर्स्ट जो फ्रॉम 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 से लेके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी, ये फंक्शन करती थी एज ए सिंगल मेंबर बॉडी, मींस कि सिर्फ इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होते थे जिनका काम होता था इलेक्शन करवाना, वो चार बॉडीज का इलेक्शन करवाना। लेकिन बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1989 में प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर देते हैं
2 मोर इलेक्शन कमिश्नर में 2 और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर देते हैं, तो यहां पे होती है 3 मेंबर बॉडीज बन जाती है। लेकिन उसके बाद फिर से 1990 में फ्रेंड्स 2 मेंबर जो नए 2 मेंबर्स इंक्लूड करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनको अबॉलिश किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, फिर से सिंगल मेंबर रहती है। लेकिन अगेन इन 1993, ये टाइम लाइन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अगेन इन 1993 क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि नहीं यार, अब जो 3 मेंबर बॉडी बनाई है हम वही बॉडी रखते हैं, तो फिर से वो है 3 मेंबर बॉडी अपॉइंट करते हैं। तब से लेकर 1993 से लेकर टिल डेट तक अभी 3 मेंबर बॉडी फंक्शन करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फंक्शन करती है एज ए 3 मेंबर बॉडी, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड आल्सो, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद जब 1993, मैं इसके पीछे एक और आपको कहानी सुनाऊं कि फ्रेंड्स जो यहां पे 16 अक्टूबर 1989 में आप सोचोगे कि जब एक मेंबर बॉडी काम कर रही थी तो यहां पे 2 मेंबर लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या ऐसा हुआ कि 3 मेंबर बॉडी बना। आपने न्यूज तो सुना होगा कि ऐसे इलेक्शन, लेकिन जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री, आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से स्टडी जब करनी हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक पॉइंट से, हर एक एंगल से। तो इस पे अटेंशन ऑन दिस आल्सो कि फ्रेंड्स एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, जो अमेंडमेंट थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इस अमेंडमेंट ने क्या किया फ्रेंड्स, इस अमेंडमेंट में जो वोटिंग राइट्स, जो वोटर थे उनकी एज जो थी, वोटिंग राइट्स की एज जहां पे थी 21 ईयर, स्टार्टिंग में याद रखना फ्रेंड्स ये 21 ईयर थी, इसको कम करके, इसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया, जो आज तक 18 ईयर है। भारत में कोई भी यंगस्टर जो 18 ईयर का होता है उसको राइट टू वोट हो जाता है, उसको वोट डालने का हक होता है। तो 18 ईयर यहां से एज हुई थी। आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी जिसकी वजह से 21 एज अर्लियर थी उसको रिड्यूस करके, उसको कम करके जो है 18 ईयर किया गया। तो आपको ये 61st अमेंडमेंट याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 18 ईयर यहां से की गई, जब यहां पे कम की गए तो नेचुरल सी बात है कि यहां पे बल्क आ गया होगा, जो वोटर्स है बल्क में, वोटर्स इस एज ग्रुप के जो है बल्क में आए होंगे। तो इस वजह से प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं यहाँ पे 2 मेंबर और करते हैं कि 3 मेंबर जो है इनको इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करनी होती है, पार्टीज को इलेक्शन सिंबल करने होते हैं, काफी सारा काम रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो उस बर्डन को कम करने के लिए, टू कोप अप दैट सिचुएशन, ये 2 मेंबर अपॉइंट करके 3 मेंबर की बॉडी को बना देते हैं। ये एक रीजन है बिहाइंड दिस। फिर जब उनको लगता है कि अब ये काम जो है प्रोसेस पूरा हो गया, फिर से वो एक मेंबर बॉडी कर देते हैं, लेकिन फिर से 2 मेंबर और अपॉइंट कर देते हैं, और फाइनली 1993 में 3 मेंबर बॉडी जो है बनाई जाती है, जो टिल डेट आज तक जो है 3 मेंबर बॉडी ही काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि उन्होंने यहाँ पे कहानी आती है कि अब प्रेसिडेंट साहब देखो यहाँ पे अपनी मर्जी से अपॉइंट हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला रहे हैं, कभी 2 मेंबर बन जाते हैं और तो कभी 2 मेंबर को बाहर। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं वो डायरेक्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया with the consent of that particular committee or on the recommendation of the committee। जो कमेटी रिकमेंड करती है उन्हीं का नाम जो है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। लेकिन मेन, उनमें जो मेन आएंगे वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके मेंबर आ जाएंगे, वही अपॉइंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे चलते चलते बात आती है कि 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, उसमें इस प्रोसेस को, क्योंकि याद रखना आप कि 324 आर्टिकल जो है बताता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन जो क्लियर प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पे चेंजेस आ रही है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंड करके भी चेंज करते हैं और प्रेसिडेंट साहब डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से इस तरह के वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसको लेके ही सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि ये अपॉइंटमेंट में इंडिपेंडेंस नहीं लगता है, सरकार जो है अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी। यहां पे जो है 2023 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी गाइडलाइन देती है, अपनी जजमेंट देती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है
कि आपने जो 3 मेंबर बॉडी है कि आपका प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, इसमें आप इस तरह से करो कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब तो होंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यहां पे देखना कि अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी, जो कमेटी होगी वो कंसिस्ट करेगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट होगी, जो पक्ष सरकार होगी, वो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब आगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी मेंबर आ गया, और एक जो है इंडिपेंडेंट बॉडी, जो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि अगर ऐसा आपको लग रहा है कि जो फेयर नहीं होती है सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट जो है इनकी अपॉइंटमेंट होती है वो फेयर नहीं होती, तो हम जो है अपना रोल यहां पे प्ले कर लेते हैं। तो हम यहां पे जो है देश के सीजीआई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई साहब भी मेंबर होंगे उस अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में भी सीजीआई साहब भी जो है रोल प्ले करेंगे यहां पे। तो लेकिन यहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट फिर से एक नया अमेंडमेंट लेके आती है, नया रूल लेके आ जाते हैं अमेंड, और उस अमेंड में गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट करती है कि जो सीजीआई साहब का नाम होता है उसको रिमूव कर देती है। नो, स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रेंड्स, स्टोरी यहां पे स्टार्ट होती है, जो डिस्प्यूट है यहां से स्टार्ट हुआ है कि जो सीजीआई साहब का सुप्रीम कोर्ट ने अपना नाम रखा था कि यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, गवर्नमेंट यहां पे एक नया बिल लाती है, नया एक्ट लाती है और चेंज करके बदल देती है कि नहीं सीजीआई साहब आप हमारी कमेटी में नहीं होंगे, हमारी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अब यहां पे डिस्प्यूट, जब राहुल गांधी जी हमारे देश में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने डिसएग्री किया, इस अपॉइंटमेंट को उन्होंने सही नहीं ठहराया। उन्होंने तभी ठहराया कि ये तो मेजॉरिटी में ऑलरेडी है, जब 3 मेंबर हुए तो 3 मेंबर तो गवर्नमेंट के हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब थे और कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी थे, अमित शाह जी के साथ राहुल गांधी जी थे, राहुल गांधी जी ने डिसएग्री किया था और ये मेंबर इन्होंने अपॉइंटमेंट किया गणेश कुमार जी, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए। ये दैट इज द मेन डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट यहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स कि अब जो है डिसएग्री किया जा रहा है कि ये चीज जो है गलत की जा रही है। तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट याद रखनी है कि डिस्प्यूट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज रिडक्शन भी याद रखनी है आपको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट से बॉडी होती है जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट करती है। तो ये फ्रेंड्स पूरा लेक्चर कंप्लीट इस तरह से था, डिस्प्यूट इस तरह से अराइज हुआ। आप लोगों ने, आप यू आर फ्री टू गिव एनी सजेशन इन द कमेंट बॉक्स कि क्या ये अपॉइंटमेंट सही है या गलत है, ये आप यू आर फ्री टू से एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। बट जो पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी पॉलिटिक्स की सीरीज है फ्रेंड्स, पॉलिटी की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसमें ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 आर्टिकल से 329 है, ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है। बाकी सारे फैक्ट जो मैंने आपको समझाए ये आपको याद रखने हैं मेन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जर्नल, मैं आशा करता हूं कि कोई जो एग्जाम ना दे रहे होंगे, एग्जाम में अपेयर ना भी होंगे, कोई ऐसे भी नागरिक मुझे सुन रहा होगा कि उनको भी अंडरस्टैंड हुआ क्या कि आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो गणेश कुमार जी अपॉइंट किए गए, उनके पीछे डिस्प्यूट क्यों किया, रीजन क्या रहा। तो दिस इज द रीजन कि अपॉइंटमेंट ऐसे होती थी, फिर चेंज आता गया फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि चेंज आने का रीजन मेजर मैंने आपको बताया कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 कहता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन जो अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर है वो क्लियर मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसका डिस्प्यूट का कारण रहता है। मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटिकल लेके आपसे कंटिन्यू रखूंगा फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।